हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या जानने वाले में। आज हम जानेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इसकी भूमिका और विस्थापन धारा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले और ये जानने से पहले कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो ये जानने के लिए हम चलिए जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या यूजेस होता है। लेट्स स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम अपने चारों ओर जितनी भी चीजें देख पाते हैं अपनी आंखों से, उसको सबको देख पाते हैं, वो पॉसिबल है इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों से। हम माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं, टेलीफोन में बातें करते हैं। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ विद्युत चुंबकीय तरंगों। हम अपनी बॉडी के अंदर देख पाते हैं एक्सरे के थ्रू कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही पॉसिबल होता है। अदर यूजेस में हम देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का बड़ा प्रौद्योगिकी महत्व भी है। इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा वहन करने की क्षमता से प्रस्फुटित होता है। इसके अलावा रेडियो और टीवी सिग्नल जो आते हैं हमारे पास, वो भी इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के वजह से ही पॉसिबल होता है। प्रकाश के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा पहुंचती है जिससे कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती है। अब आप समझ चुके होंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का हमारे डेली लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को जानना जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत चुंबकीय, यानी कि इन तरंगों में विद्युत और चुंबक का कुछ रोल है, कुछ नहीं बल्कि पूरा ही रोल है। तो मतलब क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ऐसी तरंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि समय के साथ वैरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वैरी कर रहा है, जो वो एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर उत्पन्न होती है एक तरंग के रूप में वो आगे बढ़ते हैं, और उसी तरंग को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक है ब्लू जो वेव है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि समय के साथ वैरी कर रही है। और जो रेड वाली है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है, यानी तरंग जिस दिशा में चल रही है उसके भी परपेंडिकुलर है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, यानी अभिलंबवत होते हैं तीनों एक दूसरे के साथ, और फिर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और वहां पर बनती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। मान लेते हैं, मैं कैसे बोल रही हूँ कि अभिलंबवत है, मतलब अगर हम ये मान ले कि एक्स डायरेक्शन जो हमारे पास है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेव है वो चल रही है। वाई जो डायरेक्शन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव चल रही है, और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है जेड डायरेक्शन में। तो ये कुछ इस तरह से होंगे कि एक दूसरे के साथ साथ सब क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, चलिए इसके डेफिनेशन पे देख लेते हैं। तो यदि किसी बिंदु पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो यह क्षेत्र तरंग के रूप में प्रकाश के वेग से संचालित होते हैं। इस तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो प्रकाश के वेग से ही संचालित होती है। हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है, गाइस, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होती है प्रकाश का वेग होता है, उतना ही वेग विद्युत चुंबकीय तरंग का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, हमको पता चल चुका है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग आखिर आई कहाँ से। तो अब इसका जवाब ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमें ये पता था, हमने लैंज का नियम पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में। तो लैंज के नियम के अनुसार हमें ये पता है कि समय के साथ जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। राइट, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन क्या समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है? ये भी तो एक क्वेश्चन था।
तो ये क्वेश्चन सबसे पहले उठाया था जेम्स क्लॉड मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने ये तर्क प्रस्तुत किया कि जिस तरह से परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? तो ये मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने इसको प्रूव करके दिखाया कि यस, इट इज पॉसिबल, तो ये होता ही है कि ना केवल विद्युत धारा वरन समय के साथ परिवर्तनशील जो विद्युत क्षेत्र होगा वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और जब ये प्रूव हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र को और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को क्या रखना परिवर्तनशील है उत्पन्न करता है, तो वहीं से आती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन आखिर ये प्रूफ कैसे हुआ कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है? तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं मैक्सवेल के बारे में। मैक्सवेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि क्या थे। तो ये स्कॉटलैंड में जन्मे थे। 19वीं सदी के एक महानतम भौतिक विज्ञानों में से ये एक थे। इनकी जो महानतम उपलब्धि थी वो यही थी कि इन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के जो नियम थे उनको एकीकरण कर उनको इंटीग्रेट करके उन्होंने अपने मैक्सवेल के समीकरण में दी थी। इसके आधार पे वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जो प्रकाश है वे क्या है, वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ठीक है, ये है मैक्सवेल जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि किस प्रकार परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के उद्भव का कारण बनता है, क्योंकि यहीं से आने वाला है, यहीं से हमें समझ में आने वाला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ से आई। और जब हम इसको समझ रहे होंगे कि कैसे आया, तो वहीं पे हम स्टडी भी करेंगे विस्थापन धारा की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट की। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या लेंगे, हम कुछ केसेस लेंगे। हम एक संधारित्र लेने वाले हैं और संधारित्र की आवेशन की प्रक्रिया पर विचार करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एम्पियर का नियम पता होना चाहिए। हमने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। हम जानते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। तो हम क्या लेने वाले हैं, हमने एक संधारित्र लिया है और संधारित्र के बाहर पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग हम इस पे निकालने वाले हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए, हम कोई से भी लूप ले, आइडियली कोई से भी लूप के लिए इस बिंदु पर हमेशा एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र आना चाहिए, राइट। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या लिया, ए पार्ट में हमने यहाँ पर एक लिया है P पॉइंट और एक एनक्लोज जो है हमने जो ये लिया है क्या, एक लूप लिया है, वो कुछ इस तरह का लूप है। सेकंड में हम क्या लेते हैं, कुछ इस तरह का लूप लेते हैं जिसकी संरचना को ढक्कन की तरह है। थर्ड वाला केस भी हम लेंगे, अभी हम देखेंगे उसको भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए पार्ट के लिए पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को निकालते हैं एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग। तो लेट्स सी, तो क्या आएगा, हम जानते हैं कि पी डी एल इज समथिंग लाइक एनक्लोज का जो एरिया है दैट इज 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो यहाँ से हम इजिली निकाल सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। लेकिन अगर हम सेकंड वाले केस में चुंबकीय क्षेत्र को निकालें तो वो कितना आएगा, वो आ जाता है 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो करंट होगी वो 0 आएगी। संधारित्र के अंदर करंट क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र 0 आ जाता है। लेट्स सी थर्ड केस में क्या होता है। थर्ड केस में हमने कुछ एनक्लोज जो अपना है लूप जो है वो यहाँ लिया है। इस केस में भी हमारे संधारित्र के अंदर ही लूप है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारी धारा क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। यानी कि पी पर चुंबकीय क्षेत्र अगेन 0 आ जाता है। ये जो केस है हमारे पास एक विरोधाभास केस आ जाता है। यानी कि पी पर तो चुंबकीय क्षेत्र हर केस में एम्पियर के अकॉर्डिंग सेम आना चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लूप आने के कारण। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने कहा कि एम्पियर का नियम गलत नहीं है, लेकिन उस नियम में कुछ ऐसा पद है जो मिस हो रहा है, कुछ लूप होल है उसमें। क्योंकि एक ऐसा पद है जो छूट रहा है और वो ऐसा पद होना चाहिए था जिसमें कि हम कोई भी सतह ले, किसी भी सतह का उपयोग करें, उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का हमें समान मान प्राप्त होना चाहिए था। तो मैक्सवेल देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो मैक्सवेल ने कहा कि जो संधारित्र है उसके प्लेटों का क्षेत्रफल A है, उस पर कुल आवेश Q है
तो अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो वो कितना आएगा? वो आएगा Q/A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। अगर हम विद्युत फ्लक्स को निकाले गाउस के नियम के अकॉर्डिंग तो हम जानते हैं कि फाई बराबर आता है ई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Q/एप्सिलॉन नॉट, राइट। हम जानते हैं Q जो है, Q को हम लिख सकते हैं, मतलब जो धारा होती है वो बराबर होती है dQ/dt के। तो इस वाले इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, dt से डिवाइड कर दीजिए। अब यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q समय के साथ परिवर्तित होता है तो यहाँ एक धारा हमें पता चल जाती है कि I बराबर होती है dQ/dt, ठीक है। यानी कि जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी फाई वाली, उसको हमने क्या कर दिया, dt के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे कर दिया, लिख दिया इसको इस तरह से, तो हमारे पास जो है इस तरह का जो है हमारे पास समीकरण आ जाता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है dQ/dt क्या होता है, I के इक्वल होता है, इसको I लिख दीजिए आप, और यहाँ से आपको क्या है I की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, I इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो यही जो पद था वो एम्पियर के परिपथ के नियम में छूटा हुआ पद था, और ये क्या है, यही तो विस्थापन धारा है। जो I है यह एक विस्थापन धारा है, उसको हम ID से भी लिखते हैं, D मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यही वो पद था जो एम्पियर के परिपथ के नियम में छूटा हुआ पद था। तो अभी तक हम जिस धारा को लेकर चल रहे थे वो धारा थी चालन धारा। चालन धारा यानी कंडक्शन धारा, कंडक्शन करंट। वो क्या होती है हम जानते हैं, वो आवेश के प्रभाव के कारण चालकों में जो धारा प्रभावित होती है उसको हम कहते हैं चालन धारा। लेकिन अब हमने एक और धारा को मैक्सवेल ने प्रपोज किया, वो कौन सी थी, वो थी विस्थापन धारा। वो क्या होती है, ये जो धारा थी वो परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या है अस्तित्व में आती है, इसे कहते हैं विस्थापन धारा। इसका क्या मतलब हुआ परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र? हम जानते हैं कि जो संधारित्र होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है विद्युत क्षेत्र की, लेकिन संधारित्र के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। दिस इज परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र। इस परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण वहां पर एक धारा अस्तित्व में आती है जिसे कहते हैं विस्थापन धारा या मैक्सवेल की विस्थापन धारा। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर केवल चालन धारा नहीं बल्कि टोटल जो धारा है वो है IC प्लस ID। IC मतलब कंडक्शन धारा, चालन धारा, और ID मतलब विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमारे पास इसका अर्थ ये हुआ कि संधारित्र की प्लेटों के बाहर कौन सी करंट है, केवल चालन धारा है। अंदर जो करंट अभी तक शून्य आ रही थी संधारित्र के केस में, वो चालन धारा शून्य आ रही थी, लेकिन वहां पर अभी भी विस्थापन धारा प्रेजेंट थी, राइट। अगर विस्थापन धारा वहां पर प्रेजेंट है इसका मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एग्जिस्ट करता है, वहां पर शून्य नहीं होगा, राइट। दूसरी ओर संधारित्र के अंदर चालन धारा नहीं होती है, ऐसे तो जीरो होता है, लेकिन वहां पर क्या होती है विस्थापन धारा होती है। तो ये हमें बताया मैक्सवेल ने। तो अब हम कह सकते हैं कि एम्पियर का जो परिपथ नियम होता है इसका स्वरूप कुछ इस तरह से होता है, यानी वहां पर अभी तक हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, अभी तक हम लिख रहे थे BGL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये तो हमारी कहानी थी। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया है, यहाँ पर एक विस्थापन धारा भी जुड़ चुकी है, तो हमने विस्थापन धारा को लिख दिया है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ तक बात क्लियर है। हम जानते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, उसके अनुसार समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और हम ये भी जान चुके हैं कि परिवर्तनशील समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, राइट। तो अब हम ये कह सकते हैं टोटली कि समय पर निर्भर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के उत्पत्ति के कारण है। यानी कि विद्युत क्षेत्र जो कि समय के साथ परिवर्तित है, चुंबकीय क्षेत्र को और चुंबकीय क्षेत्र जो कि समय के साथ परिवर्तित है विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और एक से कोई उत्पन्न करते रहते हैं, और वहीं से कॉन्सेप्ट आता है विद्युत चुंबकीय तरंग का। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगे आई, किस तरह से मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, विस्थापन धारा के बारे में, एम्पियर का परिपथ के नियम को उन्होंने किस तरह से मॉडिफाई किया। सो आज हमने क्या क्या जाना, लेट्स सी। जब किसी विद्युत परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा उच्च आवृत्ति के साथ दोलन करती है
दोलन उत्पन्न होते हैं तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों दिशाओं में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। हमने विस्थापन धारा के बारे में पढ़ा। क्या होती है विस्थापन धारा? समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण ये धारा उत्पन्न होती है। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। हमने इसका सूत्र देखा, आई बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी थी। एम्पियर के परिपथीय नियम का स्वरूप कुछ इस तरह से हमारे पास आया था। सो ऑफ कोर्स पूरा अपेक्षा यही है कि आपको विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे उदाहरण 8.1 को। विद्युत चुंबकीय तरंगों के हम पढ़ेंगे कि इनके स्रोत क्या होते हैं और इनकी प्रकृति क्या होती है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।